हेलो एवरीवन, आज फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। क्लास 12th वालों के लिए आने वाले समय में उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं क्लास 12th को फोकस करूं। और आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके सामने पूछे जा सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, दैट इज़ वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल। लेकिन गुडविल के बारे में जानने से पहले, इसके मेथड्स के बारे में जानने से पहले, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले मैं पहले बताऊं कि ये गुडविल होता क्या है। और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है जिसको हम खरीदते नहीं हैं। दिस इज़ द ओनली एसेट दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दैट यू कैन गो टू द शॉप एंड यू कैन परचेज इट। ये आपकी कड़ी मेहनत, आपका गुड रेपुटेशन, गुड नेम है जो आपको ये ऑटोमेटिक ये एसेट समय के साथ जनरेट होता है। ये आपने परचेज नहीं किया तो अब क्वेश्चन ये उठता है, याद करिए मैंने कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि वॉट एवर वैल्यू यू हैव पेड फॉर परचेजिंग एनी एसेट, दैट वैल्यू यू विल रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बट आपने तो इसे परचेज ही नहीं किया, तो अब इसका क्या वैल्यू होगा, क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। तो अब ये जो वैल्यूएशन मेथड है, इसका क्या वैल्यू लगाया जाए, इसका क्या बेस होगा वैल्यूएशन का, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि गुडविल होता क्या है। इट इज़ अ गुड नेम, रेपुटेशन दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुड सर्विसेज देने के बाद आपका एक अच्छा नाम होता है, एक रेपुटेशन होता है। और एक समय आता है जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वैल्यू चार्ज करता है तो कस्टमर इज़ रेडी टू पे। So the extra earning that you are generating due to this good name and reputation, that we denote it in accounting named goodwill. Goodwill के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं। ये एक इंटैंजिबल एसेट है। तो जब परचेज नहीं किया तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में वेरियस मेथड्स को डिस्कस करते हैं। और उससे पहले स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज करता है दो टॉपिक से। एक टॉपिक होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट मैथड ऑफ गुडविल, और एक होता है वैल्यूएशन मैथड ऑफ गुडविल। ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता है। अगर एग्जाम में पूछा गया आपसे कि राइट द मैथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड समटाइम इट इज आस्क्ड राइट द मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो स्टूडेंट को लगता है कि बोथ आर द सेम क्वेश्चन। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें, ये हम एक और चैप्टर आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। वहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि ये जो दो टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैथड ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन मैथड ऑफ गुडविल, दो अलग टॉपिक है। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे मैं फोकस करने जा रही हूँ, दैट इज़ अ वैल्यूएशन मैथड ऑफ गुडविल। आखिर वैल्यू लगाएं क्या, What should be the value of goodwill that we show in our books of account? तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल है, जो कि एक यूनिफॉर्मिटी लाता है। उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको गाइडलाइन देता है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर एनी एसेट यू कैन नॉट शो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप उसके लिए कुछ पे नहीं किए हो, परचेज नहीं किए हो, तो उसको आप अकाउंट्स बुक में नहीं दिखा सकते। तो ये प्रश्न कब उठता है, जब हम एक चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन का टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूंकि आपने किसी से डिमांड किया गुडविल और उसको आप अकाउंट्स बुक में किस तरह से डिस्क्लोज करोगे, इसके बारे में जो गाइडलाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 देता है, उसके बारे में अलग सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। What are the various methods? तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके 3 मेथड हैं। अगर काउंट करें तो 3 मेथड हैं, कैलकुलेट करें तो 4 मेथड हैं। कैसे 3 मेथड है, मैं इसके बारे में 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकाले इस मेथड से गुडविल का वैल्यू, आपको मैं दिखा रही हूँ।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से बात को समझाऊं, जो कि मेरा तरीका है, किसी भी बात को कहना और उसको एग्जाम्पल से समझाने में बहुत अलग अंतर पड़ता है। तो मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट कहता क्या है कि अगर आपके सपोज 4 साल के प्रॉफिट, लास्ट 4 साल आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुए हैं, पार्टनरशिप फर्म में क्या प्रॉफिट हुए हैं, उसका अगर आपसे कहा जाए एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे? 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे और डिवाइड बाई 4 कर दोगे, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट पता कर लीजिए, जितने साल का भी प्रॉफिट दिया रहे न्यूमेरिकल्स में, 4 साल का है तो 4 साल डिवाइड करेंगे, 5 साल का है तो 5 से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज एक्चुअली है दैट इज द एस्टिमेटेड पीरियड दैट इज व्हाट अज्यूम्ड कि दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी प्रिवेल्ड फिर कमिंग अप 2 years। 2 साल तक सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं होना है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले 2 साल तक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये एक अजम्पशन है, अनुमान किया गया है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट नंबर ऑफ ईयर परचेज एस्टिमेटेड। तो आपके न्यूमेरिकल में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का जिक्र जरूर रहेगा। और आप दूसरा स्टेप, जो पहला स्टेप आपने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला, दूसरा आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको ये मेथड गुडविल का वैल्यू दे देगा। तो पहला स्टेप फिर से मैं एक बार रिवाइज करूं, आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें, नंबर ऑफ ईयर परचेज से जब आप मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो आपको मिल गया गुडविल का वैल्यू। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जिस तरह से रहता है उस तरह से आप मेथड को अप्लाई करते हो। तो पहला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा दूसरे मेथड पे बात करें। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले तो सुपर प्रॉफिट के बारे में जाने कि इट मीन्स कि योर बिजनेस इज गिविंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन एंड इट मे हैपन्स, आप कुछ सोच के चलते हो, आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न बिजनेस देता है। तो ये होता है more than your expectation is denoted in accountancy language that is more than your expectation, that is denoted by super profit। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, how we calculate super profit, इसके लिए स्टेप्स पे ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप तो हम सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। दूसरा स्टेप के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड एंड व्हाट इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ योर, व्हाट यू आर नॉर्मली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसके एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मेरा मिनिमम रिटर्न बिजनेस इतना तो हमको देगा ही देगा। तो आप मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल से आपको बात समझाऊं कि अगर आप 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हो तो आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल के अंत में 10% मेरा प्रॉफिट जरूर हमको बिजनेस से आएगा। तो अगर हम 1 लाख का 10% देखें तो डैट इज कमिंग 10,000 रुपीज़। तो कहीं भी कितनी भी सिचुएशन एडवर्स क्यों ना हो जाए, 10% तो कम से कम बिजनेस देगा। दिस इज व्हाट योर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। तो आपने नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस आपने सेकंड स्टेप में पता किए। एवरेज जो ऑलरेडी आप देख रहे हो, व्हाट इज योर एक्चुअल सिचुएशन एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो अगर कोई भी, मैंने पहले ही कहा व्हाट इज सुपर, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। अगर एवरेज नॉर्मल से ज़्यादा है तो फर्स्ट थर्ड स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपने कितने स्टेप्स फॉलो किए। पहला स्टेप एवरेज निकाला, दूसरा स्टेप आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपके न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि कितना पूंजी लगाया गया है और क्या नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, एवरेज फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, दैट यू विल गेट योर सुपर प्रॉफिट। तीसरे स्टेप तक आप पहुंच गए। अब चौथा स्टेप आपको गुडविल देने वाला है। सुपर प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि मैंने पहले मेथड में आपको समझाया था कि दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी कंटिन्यू फॉर कमिंग अप 2 years 3 years, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको 2 जो मेथड मैंने बताया यही बेस है, आने वाले कमिंग अप 2 मेथड्स इसी पर बेस्ड हैं। तो पहला आपको ये क्लियर कर लेना है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सुपर कैसे निकालते हैं, और जब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने गुडविल का वैल्यू पता कर सकते हो।
अब हम पहुंचते हैं तीसरे मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी रिलेटेड है इसी मेथड से, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का कहीं जिक्र नहीं है। देन हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फॉर दैट यू नीड दिस मेथड। तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ भी एवरेज का जिक्र है, वहाँ भी एवरेज का जिक्र था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको पहले समझें। कैपिटलाइजेशन में क्या है कि व्हाट एवरेज प्रॉफिट अ बिजनेस इज गिविंग बाय इन्वेस्टिंग व्हाट कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड, जो पूंजी आपने लगाई है उससे बिजनेस आपको क्या प्रॉफिट दे रहा है, वो आपका एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन आपको इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी पूंजी लगानी पड़ती, ये एक सेकंड इंफॉर्मेशन है जो आपको इसी डेटा से कलेक्ट करना है। मीन्स आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो कैसे करेंगे कैपिटलाइज, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आ ही चुका है। अब आप सिंपली इसमें हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय जस्ट रिवर्स द नॉर्मल रेट 100/10। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल रेट आपका 10 है तो 100/10 जब आप करोगे तो दिस इज व्हाट इज नीडेड टू बी इन्वेस्टेड टू अर्न दिस प्रॉफिट। मतलब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको इतना कैपिटल लगाना पड़ता। तो आपने कैसे पता किया, आपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज कैसे कर दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर दिया, 100/10 से कर दिया। तो आपको मिल गया कि दिस इज व्हाट इज टू बी रिक्वायर्ड। अब आपने एक्चुअल कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। आपने उस प्रॉफिट को अर्न के लिए कितनी पूंजी लगाई है और कितना आपको लगाना चाहिए था। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या किए, कैपिटलाइज किए। व्हाट एक्चुअली यू हैव इन्वेस्टेड दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड इन द थर्ड स्टेप व्हाट यू विल डू, फाइंड द डिफरेंस। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट को जब आप एक्चुअल कैपिटल से माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट द गुडविल। दिस इज व्हाई यू आर गेटिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ योर गुड नेम, गुड रेपुटेशन, आपको सरप्लस मिल रहा है। तो ये मेथड जो है कब अप्लाई होगा ये भी आप जान लो, जब नंबर ऑफ ईयर परचेज का आपके क्वेश्चन में जिक्र नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले क्या किए, कैपिटलाइज कर दिया एवरेज प्रॉफिट को। दूसरा, एक्चुअल कैपिटल अगर नहीं भी दिया है तो आप क्लास 11th में एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में जाने थे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो जरूर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज का जिक्र उस क्वेश्चन में होगा। तो आप एसेट से जब लाइबिलिटीज घटा दोगे तो आपको कैपिटल का फिगर मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एसेट्स में अगर इंक्लूडिंग गुडविल है तो उसको एक्सक्लूड करना नहीं भूलना है। मतलब गुडविल को आप इंक्लूड नहीं करोगे एसेट्स में, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको ये बात मैंने जो बताई, तो 3 स्टेप में आपको गुडविल का वैल्यू पता चल जा रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब आगे बढ़े, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालना तो आपने सीख ही लिया है, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आपको जो चौथा स्टेप जो अंडर कैपिटलाइजेशन का जो सब पार्ट है, कैपिटलाइजेशन कर देना है। जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है उसको क्या करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर दो 100/10, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप देखो कि व्हेन यू विल अप्लाई, विच मेथड यू विल अप्लाई, टोटली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। आपको क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है। अगर इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ परचेज मिसिंग है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से ही आप गुडविल का वैल्यू पता कर सकते हो। तो अब इतनी बात जानने के बाद आपको अगर सम अप करें तो 4 मेथड की मैंने चर्चा की आपके सामने। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया, सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने 2 मेथड के बारे में बताया, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, व्हेन वी विल कम अक्रॉस, वी विल डिस्कस द वेरियस केसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है तो यहाँ पे जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है और जो पार्टनर गेन करता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट, इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है, किसको, गेनिंग पार्टनर को। तो अब क्या वैल्यू गुडविल की हो जिसको हम कंपनसेट करें, उसके लिए आपको ये वैल्यूएशन मेथड जानना ज़रूरी है।
एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो आप वहाँ पे एक नए पार्टनर से दो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरा जैसे ही वो एंटर कर रहा है ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आते ही उसे मिल रहा है। ये किसके एफर्ट से संभव हो पाया? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, दे वर्क हार्ड एंड दे जस्ट इस सिचुएशन तक बिजनेस को लाए हैं, तो उनको भी तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो बेनिफिट किस फॉर्म में मिलेगा? डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ही विल ब्रॉट इन कैश, और वेदर ही इज़ ब्रिंगिंग इन कैश और नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, दैट इज़ अनदर टॉपिक जो हम लोग अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन मैथड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मैंने पहले ही शुरू में बताया कि दो टॉपिक अलग है, वैल्यूएशन मैथड अलग है, ट्रीटमेंट ऑफ मैथड ऑफ गुडविल अलग केस है, जो कि एक अलग चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो अब हमको जो भी वैल्यू है, पहले तो गुडविल का वैल्यू पता करना है, देन अकॉर्डिंगली वी विल डू द ट्रीटमेंट। आइदर इट इज़ अ केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इट इज़ अ केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो आज मैंने इतनी सारी बातें जो आपको बताई, ये आपके लिए मददगार होगी, आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगी। और आने वाले दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपने अब तक जो भी पढ़ाई की है इसके लिए एक तरह से आप रिवीजन हो सकता है अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसलिए दबाएं क्योंकि मैं हर दिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको एक नए टॉपिक पर मैं चर्चा करूँ और आपको किसी न किसी तरह से ये टॉपिक मददगार हो सके। और इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें ताकि मैं अपने सेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और एक अच्छे तरीके से आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उसके पर मैं सेशन बनाती रही हूँ और आप तक पहुँचाती रहूँ। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।